अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ब्रह्मा और विष्णु कितने अनुपात में लावा निभाने वाले साझेदार है? ये 3-2 के प्रमाण में लावा निभाने वाले साझेदार हैं। उसके बाद में इनकी सकल तलपट जो हमारी ट्रायल बैलेंस शीट है वो दी हुई है। एक साइड में उधार बाकी और दूसरी साइड में हमारे पास यहाँ जमा बाकी है। और उसके बाद में कुछ एक नीचे समायोजन दिए हैं, उनके ऊपर से हमको वार्षिक हिसाब की गणना करनी है, बराबर। तो किस तरह से करेंगे स्टार्ट? अपने पहले स्टेप 1 क्या है? पहले वो बनाने खाते बनाने के अपने को 5 अकाउंट जो हैं वो नेसेसरी अकाउंट जिनको बोलेंगे 5। व्यापार खाता, लाभानी खाता, लाभानी वितरण खाता, पूंजी या तो चालू खाता और आर्थिक चिट्ठा। रेडी है अपना अकाउंट सब रेट। जस्ट नाम लिखना है, उधार जमा लिखना है। ये भी पता है या चालू खाता कौन सा? अबे लिखा है नहीं लिखा है, आएगा तो बताऊंगा। पूंजी या चालू खाते के लिए इंफॉर्मेशन लिखी होती है सवाल के अंदर। जहाँ चालू खाता लिखा हो उसमें चालू बनाने का, पूंजी बनाने का नहीं। पूंजी को हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देंगे, लेकिन चालू खाता दिया है तो चालू खाता अंदर बनाना ही पड़ेगा। पहला है हमारा क्या? व्यापार खाता। इधर ध्यान रखना। विवरण रकम रुपए, बराबर। उधार जमा सब ध्यान रख के लिखना ही है। और ऊपर क्या लिखते हो तो एक बार लिख डालो। हाँ। कौन है? ब्रह्मा विष्णु है इसमें साझेदार। ब्रह्मा व विष्णु की साझेदारी पेढ़ी का, ब्रह्मा व विष्णु की साझेदारी पेढ़ी का ऊपर जो हेडलाइंस हमको लिखनी है वो है तारीख 31/3/2017 या 17 के रोज पूरे होते वर्ष का व्यापार खाता, बराबर। यह हमारा हो गया। अब यहाँ पर हमारे दूसरा खाते का नाम क्या है? लाभानी खाता। ऐसे के ऐसे ही सेम हमको टाइटल यहाँ डालना है ऊपर। ब्रह्मा और विष्णु की साझेदारी पेढ़ी का 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का लाभानी खाता। टाइटल यही रहेगा, सिर्फ खातों के नाम बदलते जाएंगे। फिर विवरण रकम रुपए, विवरण रकम रुपए। उधार जमा का खास ध्यान रखना है, वो लिखना ही है। उसके बाद में लाभानी वितरण खाता है हमारा, तो लाभानी वितरण खाता। लास्ट में पूंजी खाता है, तो ये पूंजी खाता भी बनाएंगे। ब्रह्मा और विष्णु, ओके। उधार जमा इनके ऊपर भी लिखना है तो वो भी लिख देंगे। एक पेज में ये दोनों खाते यहाँ पर हम बना सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं अगर दोनों अलग अलग हो तो ही। और यहाँ पर पक्की तलपट यानी कि आर्थिक चिट्ठा, बैलेंस शीट। इस साइड में होता है हमारा पूंजी दायित्व और रुपए। दूसरी साइड जो होती है वो होती है संपत्ति लेना। यह हमको उधार जमा लिखना होता नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है संपत्ति पक्ष उधार पक्ष होता है और दायित्व पक्ष वो जमा पक्ष होता है। माइंड में याद रखना, लेकिन लिखना नहीं है। चलो, अब सवाल के अंदर अपने सेकंड स्टेप में क्या होता है कि बैलेंस जो हमारी कच्ची तलपट दी हुई है यहाँ पर, सकल तलपट, उसके अंदर से एक एक करके सारे बैलेंस हमको कहाँ ट्रांसफ़र करने हैं? खातों के अंदर ट्रांसफ़र करना है। तो खातों के अंदर हम उनको ट्रांसफ़र करेंगे। तो कौन कौन से बैलेंसेस हैं उनको किस तरह से ट्रांसफ़र करना वो देखते रहना यहाँ पर। तो हम जमा साइड से, जमा बाकी से पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हमको लिखा हुआ पूंजी खाता ब्रह्मा और विष्णु का। तो पूंजी खाते की एंट्री हम कहाँ करेंगे? पूंजी खाते के अंदर। पूंजी खाते की एंट्री कहाँ करेंगे? पूंजी खाते में जमा है तो जमा साइड में लिखेंगे शेष आगे लाए, क्योंकि पूंजी की जमा शेष होती है। शेष आगे लाए। ब्रह्मा की पूंजी कितनी है? तो देखो किताब में लिखा हुआ है 55,000 और 45,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 55,000 और दूसरे की है 45,000, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिया ब्रह्मा की लोन।
ब्रह्मा एक साझेदार है, तो साझेदार की लोन या किसी भी प्रकार की ली लोन होती है तो दायित्व पक्ष में हम लिखते हैं, तो ली लोन को हम यहीं लिखेंगे ब्रह्मा की लोन। तो ब्रह्मा की लोन कितनी दी हुई है देखो 50,000 रुपये। तो मैं 50,000 बाहर लिख रहा हूँ, लेकिन इसका जो ब्याज होगा उसकी गणना हम करेंगे। वो एक समायोजन है जो हिडन ट्रांजैक्शन यानी कि गुप्त समायोजन है, हिडन ट्रांजैक्शन, हिडन एडजस्टमेंट है, तो उसकी असर हमको देनी है अभी। जो हिडन ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी असर हम अभी की अभी देकर ही चलेंगे आगे। दूसरी असर इसकी कहाँ आएगी, लाभ हानि खाते के अंदर। लोन का ब्याज हो तो वो कहाँ लिखते हैं हम, लाभ हानि खाते में, तो लिखूंगा मैं लोन का ब्याज। समायोजन की असर है ये, इसलिए रेड पेन से दे रहा हूँ, ब्लू पेन से हम वहाँ से जो ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं पहले से उनको उतारेंगे। लोन कितने की ली हुई है, 50,000 की। उसके साथ में यहाँ पर तारीख लिखी हुई है, कितनी है, 1/7/2016, यानी 1/7 से लेकर अभी हमारा वर्ष पूरा कब हो रहा है, 31/3 को। तो कितने महीने होते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 महीने हो गए। तो 9 महीने का हमको ब्याज गिनना है, तो 9/12, ठीक है। ब्याज हमारा कितने 9 महीने का है, तो 9/12, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत नहीं दिया। तो साझेदार की लोन पर कितने प्रतिशत ब्याज चुकाया जाता है, अगर करार में ना लिखा हो 6%। तो 6%। अगर साझेदार है और उसमें रेट ना दिया हो तो हमको अपने आप 6% समझ लेना है। हाँ, दिया हो कि भाई 8%, 10%, तो वो लेना है। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रेट के बारे में, दर के बारे में, तो हमको 6%। बोलो इसका कितना होगा, 2,250। इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी, 2002। पक्की तलपट में, क्योंकि लोन का ब्याज चुकाया नहीं अभी तक। पक्की तलपट में दायित्व पक्ष में ही आएगी लोन के साथ में। तो लोन हमारे पास ये रही, उसके साथ में उसका ब्याज होगा लोन पर ब्याज। अगर अलग से लिखना चाहे तो अलग से लिख सकते हैं, और इसी में प्लस करके लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अलग से यहाँ पे मैंने लिखा है, तो 22/50। ओके, 2 इफेक्ट हो गई, एक यहाँ पर जो कि जमा है, दूसरी यहाँ पर जो कि उधार है। उधार में लाभ हानि खाते के उधार में, और जमा में यानी कि पूंजी दायित्व के अंदर, क्योंकि यह साइड हमारी क्या है, जमा साइड है। हो गई एंट्री। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ देखो यहाँ पर, प्राप्त बट्टा। तो प्राप्त बट्टा कितना हमारे पास में यहाँ पर, 400, ठीक है। तो बट्टे पे कोई टिक मार्क नहीं है। और प्राप्त बट्टा, तो प्राप्त बट्टा कहाँ आता है, लाभ हानि खाते के अंदर जमा साइड में। तो यहाँ लिखेंगे हम प्राप्त बट्टा। कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर, तो हम डायरेक्टली इसको बाहर के कॉलम में लिख सकते हैं। कितना अमाउंट, 400 रुपये। तो हम बाहर की कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे 400, ठीक है। उसके बाद लेनदार, पेड़ी का दायित्व है, चालू दायित्व में आते हैं, तो हम उसको लिखेंगे पक्की तलपट के अंदर दायित्व साइड में क्या लिखेंगे, लेनदार। कितनी रकम दी हुई है लेनदार की, 25,000। कोई समायोजन नहीं है उसके ऊपर, तो हम डायरेक्टली बाहर लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, कमीशन, जो कि प्राप्त कमीशन है, जमा में दिया है इसके लिए। तो जमा में अगर कोई कमीशन दिया तो यहाँ लिखेंगे प्राप्त कमीशन। कोई टिक मार्क नहीं है, तो सीधा कहाँ लिखेंगे, बाहर कितना है, 2500। तो हम यहाँ 2500 लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास देनी हुंडी, जो कि एक दायित्व है, 5,000 की दी हुई है। तो देनी हुंडी को हम कहाँ लिखेंगे, दायित्व पक्ष में। तो यहाँ पर लेनदार के नीचे देनी हुंडी लिखनी है। रकम हमको दी हुई है किताब के अंदर 5,000 की, तो वहाँ देखो 5,000 लिखा होगा, उसकी असर यहाँ दी जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है किताब के अंदर, व्यापार खाता, यानी कि हमको व्यापार खाता बनाना नहीं है, लेकिन व्यापार खाते में हम बनाया है तो वहाँ लिखेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। कुछ नहीं आएगा तो उसको सकल लाभ मानकर आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो मैं लिखूँगा व्यापार खाता जमा में दिया है, इसलिए मैं लिखूँगा शेष आगे लाए या तो सकल लाभ, शेष आगे लाए या तो सकल लाभ। तो कितना दिया, 97,250 से हमको व्यापार खाते की बाकी दी हुई है, जमा बाकी। तो वो मैं लिखूँगा 97,250,
यहाँ व्यापार खाता बनाने की ज़रूरत नहीं थी ऐसे तो, लेकिन अगर बनाया है तो वहाँ पे शेष लिखकर आगे हम सुधारा हुआ सकलाप करके आगे ले जाएंगे। अब जमा बाकी हमारी सारी पूरी हो गई है। अब उधार बाकी में जो जो चीज़ दी हुई हैं उनको हम करेंगे। तो पहला नंबर दिया हुआ है हमको क्या उधार में, आहरण। आहरण में दिया है ब्रह्मा विष्णु का दोनों का 5,000 5,000 का आहरण। आहरण कहाँ एंट्री लिखी जाती है, पूंजी खाते के उधार में। अगर पूंजी खाता ना बनाया हो तो चालू खाते के उधार में, यानी कि जो है वो वही रहेगा। पूंजी खाता चालू खाते में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पूंजी नहीं लिखी जाती, बाकी सब एंट्रियाँ एक जैसी ही होंगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आहरण खाता। क्या लिखेंगे, दोनों की आहरण की रकम है 5,000 5,000, तो मैं लिख दूँगा उधार साइड में 5,000 5,000। ओके, उसके बाद में आगे चलते हैं। भाड़ा पट्टा का मकान। अब कोई भी मकान हमारी संपत्ति है तो संपत्ति कहाँ लिखते हैं हम, संपत्ति पक्ष में, स्थायी संपत्ति है इसके लिए, तो लिखेंगे भाड़ा पट्टा का मकान। कितना दिया हुआ है, तो यहाँ रकम देखें तो हमारे पास 60,000 की रकम दी हुई है। और एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। क्यों हिडन एडजस्टमेंट है, बिकॉज डेट इज़ गिवन, ब्रैकेट में डेट लिखी हुई है और साल लिखे हुए कि 10 साल के लिए। कब से, 1/4/2016 से, यानी कि हमारा जो चालू वर्ष शुरू हुआ तब से लेकर आने वाले 10 साल तक के लिए इसको हमने भाड़े पट्टे लिया हुआ है। जब भाड़े पट्टे कोई संपत्ति ली होती है जितने साल के लिए, तो उसको उतने सालों के अंदर अपलिखित करना करता है, एक एक साल करके। तो 10 साल है तो 10 से भाग देंगे हम 60,000 को, और उसको हम क्या लिखेंगे, अपलिखित। हिडन ट्रांजैक्शन, इसलिए मैं रेड कलर से इसका समायोजन की असर दे रहा हूँ, जो अलग से पता चल जाए इसके लिए। किससे भाग देना हमको इसको, 10 से। तो 60,000 को 10 से भाग देंगे, कितना आएगा, बाहर के कॉलम में हम कितना लिखेंगे, 54,000। समायोजन की 2 असर होती है कंपलसरी, तो दूसरी असर कहाँ होगी, अपलिखित कोई भी हो संपत्ति तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, लाभानी खाते के उधार में। तो लिखेंगे अपलिखित भाड़ा पट्टा का मकान। कितना है, 6,000। उसके बाद में आगे देखते हैं बैलेंस कच्ची तलपट में। तो मशीनरी दी है और ऑफिस लिखा है, तो मशीनरी अगर ऑफिस की है तो ऑफिस की जैसे लिखना है उसको। अगर मशीनरी है वो तुम्हारे गांव की होगी, कारखाने की होती, तो उसकी असर कहीं अलग भी हो सकती थी, घिसाई की। चलो मशीनरी टिक मार्क किया हुआ है, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। मशीनरी की कीमत कितनी दी हुई है, देखो 50,000। तो 50,000 और 1 लाइन लीव करनी है एडजस्टमेंट की इफेक्ट देने के लिए। एडजस्टमेंट की इफेक्ट देने के लिए हमको 1 लाइन लीव भी करनी है, जो कि हमने लीव कर दी है। उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, दिया बट्टा। ये दिया बट्टा कहाँ आएगा, लाभानी खाते के उधार में। टिक मार्क है, नहीं है। अगर टिक मार्क नहीं है तो डायरेक्टली हम लिखेंगे दिया बट्टा और बाहर के कॉलम में कितना दिया हुआ, दिया बट्टा की रकम 350 है, तो हम 350 यहाँ पर लिखेंगे, बराबर। टिक मार्क होता तो हम TAT छोटी टाट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टिक मार्क नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है इसके ऊपर। देनदार यानी कि संपत्ति, चालू संपत्ति में आते हैं देनदार, तो संपत्ति पक्ष के में अंदर आएंगे, पक्की तलपट में संपत्ति पक्ष में देनदार लिखेंगे। थोड़ा आगे गैप रख देंगे। देनदार की रकम कितनी दी हुई है, 40,000। टिक मार्क है, देनदार पे टिक मार्क होगा ही डूबत ऋण की एंट्री करने के लिए, क्योंकि डूबत ऋण किससे संबंधित होती है, देनदार से, तो ये टिक मार्क होगा। आगे चलो, इसमें हमको 3 से 4 लाइन लीव करनी है। और उसके बाद में जावक माल गाड़ी भाड़ा, ये कहाँ आता है, व्यापार खाता में जमा साइड आता था पर व्यापार खाते में नहीं आता कभी भी। जावक माल गाड़ी भाड़ा लाभानी खाते के अंदर उधार में, आवक माल आता है। आवक माल गाड़ी भाड़ा व्यापार खाते के उधार में, ये जावक माल गाड़ी भाड़ा है तो ये लाभानी खाते के उधार में। आवक मतलब उधार में आता था तो जावक जमा में नहीं होगा। खर्च है, खर्च हमेशा उधारी होता है, खर्च है तो खर्च उधारी होता है, और वो क्या आएगा, लाभानी खाते में। ये हमारा बिक्री वितरण का खर्च है, क्योंकि हमने बिक्री की होगी तो उसको माल सामान को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो माल गाड़ी भाड़ा चुकाया होगा
वो है ये। जावक माल गाड़ी भाड़ा, रकम कितनी दी हुई है इसकी? 1200। किताब में देखेंगे तो वहाँ 1200 हमको लिखा हुआ है। जावक माल गाड़ी भाड़ा 1200। कुछ नहीं। उसके बाद में फर्नीचर और फिक्चर्स दोनों चीज़ दी हुई है। तो फर्नीचर और फिक्चर्स हमारा दिया हुआ है 5000 का। तो ये कहाँ आएगा? संपत्ति हमारी स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति के सर हम संपत्ति पक्ष में देंगे पक्की तलपट के अंदर फर्नीचर फिक्चर्स। तो मैं खाली फर्नीचर लिख रहा हूँ, तो फिक्चर्स भी लिख देते हैं। कितनी रकम है? 5000। खाली 5000 है तो 5000 लिखना है। एडजस्टमेंट है तो 1 लाइन लीव करनी है घिसाई की असर देने के लिए। उसके बाद में वेतन। वेतन दिया है। वेतन हमारा एक खर्च है। वेतन हमारा कहाँ आएगा? खर्च। लाभ हानि खाते के अंदर कर सकते। टिक मार्क है। हाँ। कितना है वेतन की रकम? देखो यहाँ पर दी हुई है 7500। अंदर की तरफ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। ठीक है, टिक मार्क किया है इसलिए, यानी कि समायोजन होगा तो ही टिक मार्क होगा। तो आगे डूबत ऋण। डूबत ऋण दी हुई है, मतलब इसका हमको पूरा फॉर्मेट है जो टाट का वो बना देते हैं। डूबत ऋण प्लस डूबत ऋण प्लस डूबत अनामत माइनस डूबत अनामत। T4 ट्रायल बैलेंस शीट, A4 एडजस्टमेंट, A4 एडजस्टमेंट, T4 ट्रायल बैलेंस शीट। ए यानी कि समायोजन है और टी मतलब कच्ची तलपट यानी सकल तलपट है हमारी, वो ध्यान रखना है। अब यहाँ हमको जो सकल तलपट में डूबत ऋण दी हुई है 1200 रुपये। डूबत ऋण खाली, तो डूबत ऋण सकल तलपट यानी कि टी, तो वो लिखेंगे हम यहाँ पर 1200 रुपये। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिए तो अभी हम कुछ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे नहीं, जितना दिया है उतना स्टार्ट करना है। फिर दिया हमको लेनी हुंडी 20,000 रुपये। तो लेनी हुंडी के असर हम कहाँ देते हैं? संपत्ति में। चालू संपत्ति है ये, तो देनदार के अंदर आएगी लेनी हुंडी। कितने की है? 20,000 की। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो सीधा का सीधा हम कहाँ लिखेंगे? बार, बरोबर। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ व्यापार खर्च, तो वो है हमारा 5900। कितना है? 5,900 है व्यापार खर्च। लाभ हानि खाते के उधार में व्यापार खर्च हो तो कहाँ आता है? तो व्यापार खर्च हम लिखेंगे। रकम कितनी है इसकी? 5900, 5,900। कोई टिक मार्क नहीं है, बाहर के कॉलम में जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या है? रोकड़ शेष हमारी संपत्ति है, चालू संपत्ति। संपत्ति पक्ष में लिखेंगे रोकड़ शेष। कितनी है? 6,000। उसके बाद में लास्ट में हमको एक दिया हुआ है अंतिम स्टॉक 73,000 का। तो ये अंतिम स्टॉक जब दिया हो एडजस्टमेंट में नहीं, कच्ची तलपट में, सकल तलपट में अगर हमको अंतिम स्टॉक दिया है तो उसकी सिंगल फैक्ट होती है, वो कहाँ होगी? हमारी पक्की तलपट में संपत्ति लेना में, क्योंकि स्टॉक हमारी संपत्ति है, चालू संपत्ति। अंतिम है तो हम अंतिम स्टॉक लिख सकते हैं यहाँ पर। कितना दिया? 73,000। सीधा बाहर के कॉलम में, इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं। यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया। ये हमारा बेसिक था। अब हमको एडजस्टमेंट रीड करने हैं और एक एक करके उनकी इफ़ेक्ट देनी है। मिनिमम कितनी इफ़ेक्ट होंगी? 2 इफ़ेक्ट हमारी समायोजन की कंपलसरी कम से कम होनी ही ज़रूरी है। चलो आगे चलते हैं। तो एडजस्टमेंट रीड करते जाना है और असर देते जानी है। मशीनरी पर 6% और फर्नीचर पर 20% की दर से घिसाई गिनी। हमारा पहला एडजस्टमेंट हमको क्या बोल रहा है कि मशीनरी पर 6% और फर्नीचर पर 20% की दर से घिसाई गिननी है। तो कोई बात नहीं, मशीनरी पर हम गिनते हैं 6%। तो मशीनरी ये रही। एडजस्टमेंट की हम सारी असर रेड कलर से देंगे तो तुमको अलग से दिख भी जाएगा। तो घिसाई, मशीनरी पर घिसाई कितनी है? 6%। तो 3,000 रुपये, 5,000 का 6%। बाहर के कॉलम में आएगा हमारा 47,000। 50,000 में से 3,000 जाएंगे घिसाई के, तो 47,000 बचेगा। इसकी दूसरी असर हम देंगे घिसाई मशीनरी पर, तो लाभ हानि खाते के उधार में हम यहाँ लिखेंगे
मशीनरी पर घिसाई आएगा ये करना। हाँ कोई भी संपत्ति पर घिसाई हो तो उसकी असर दो होती हैं, एक लाभानी खाते के उधार में, दूसरी असर होगी हमारी संपत्ति में से माइनस, क्योंकि संपत्ति घिस गई, कम हो गई उसकी कीमत, इसके लिए। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमको 20% फर्नीचर पर घिसाई कितनी है, इसके बाद 5000 का 20% करेंगे तो 1000 आएगा। 1000 तो 1000 माइनस करेंगे, बाहर के कॉलम में हम लेंगे 5000 माइनस 1000 तो 4000। दूसरी असर इसकी कहाँ होगी हमारी, घिसाई की दूसरी असर लाभानी खाते के अंदर होती है। तो फर्नीचर और फिक्सर पर घिसाई उधार साइड में लिखेंगे, फर्नीचर पर घिसाई 1000, तो 1000 हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ, देखो सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट है कि देनदारों में से 500 डूबत ऋण अपलिखित कीजिए। तो देनदारों में से हम 500 का डूबत ऋण लिखेंगे। तो डूबत ऋण हमारे पास यहाँ पर होगा कितने का, 500 का। तो यहाँ लिखेंगे माइनस डूबत ऋण। डूबत ऋण माइनस होती है और ये समायोजन की, इसलिए हम क्या लिखते हैं, ए। कितना, 500। और कोई इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली बाहर निकाल देंगे। 40,000 माइनस 500 तो 39,500 बचेगा, जो हमने बाहर लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट असर देनी है हमको। तो डूबत ऋण की दूसरी असर हमने उसकी डांट बनाई है, डूबत ऋण एडजस्टमेंट ए लिखा हुआ है, तो ये हमारा 500 रुपये। नीचे की दो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बाहर निकाल कर हम इसको लिख देंगे 1200 हमारी पुरानी डूबत ऋण प्लस 500 नई आई है, तो उसको हम कर देंगे 17। ठीक है, 1700 हो गया। अब आगे का समायोजन पढ़ेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को 5000 और 4000 वार्षिक वेतन देना है। देखो साझेदारों को अगर वेतन देना हो तो उसको हम कहाँ लिखते हैं, साझेदारों के लाभानी वितरण खाते के अंदर, क्योंकि लाभानी वितरण खाता किसके लिए बनाया जाता है, साझेदारों से संबंधित सभी बातें लिखने के लिए। तो साझेदारों को अगर हमको वेतन चुकाना है तो हम लिखेंगे यहाँ पर वेतन। किस किस को चुकाना है, ब्रह्मा को और विष्णु को। तो ब्रह्मा विष्णु को वेतन, एक को 5000 है और एक को 4000 है, दोनों का टोटल करते तो 9000 का वेतन होता है। हो गया। अब इसकी दूसरी असर कहाँ होगी, साझेदार है इसलिए कहाँ लिखा हमने इसको, लाभानी वितरण में। अगर ये साझेदार नहीं होता, खाली वेतन होता तो लाभानी खाते में, लेकिन ये क्या है, साझेदार का वेतन है, इसलिए हमने कहाँ लिखा है इसको। ठीक है। अब इसकी दूसरी असर कहाँ आएगी, पूंजी खाते में, क्योंकि वेतन चुकाना है तो वो कहाँ लिख जाएगा, साझेदारों के खाते में तो जमा करना पड़ेगा ना। हमने हमारे खाते में तो लिख दिया, लेकिन साझेदारों के खाते में जमा करना पड़ेगा, तो लिखेंगे वेतन 5000 और 4000। ब्रह्मा का ब्रह्मा में लिखा, विष्णु का विष्णु के अंदर हमने लिखा, यानी कि हमारी इफेक्ट वहाँ पर कंप्लीट होती है इस तरह से। ठीक है, दोनों असर हो गई, एक यहाँ उधार, दूसरी यहाँ पर जमा। नेक्स्ट समायोजन हमारा क्या है वो भी देख लेते हैं। 500 रुपये का कमीशन मिलना बाकी है। तो 500 रुपये का कमीशन मिलना बाकी, तो उसकी असर हम कहाँ देंगे, कमीशन के अंदर। और मिलना बाकी हमारे लिए क्या होता है, संपत्ति। मिलना बाकी हमारे लिए क्या होती है, संपत्ति है। तो पहले हम संपत्ति में लिख देते हैं मिलना बाकी कमीशन। तो लिखेंगे मिलना बाकी कमीशन 500 रुपये का। दूसरी असर कहाँ होगी, इसकी कमीशन में प्लस होगी। देखो कमीशन हमने यहाँ लिखा तो था मिलना बाकी यानी जमा में, लेकिन लाइन नहीं छोड़ी थी, वो हम अभी कर रहे हैं। प्लस होगा मिलना बाकी, अभी और मिलेगा इसके लिए। तो मिलना बाकी कमीशन कितना है, 2500 प्लस 500, टोटल हमारा अब कितना मिलेगा, 3000। ठीक है। तो मिलना बाकी कमीशन हम जो प्राप्त कमीशन होता है उसी के अंदर प्लस करते हैं, ऐड करते हैं। 2500 पहले का था प्लस 500 अभी का आया, टोटल हो गया हमारा 3000 का कमीशन। ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों से पूरी हो गई, यहाँ पर उधार और यहाँ पर जमा। ठीक है। नेक्स्ट समायोजन क्या है, अदत्त वेतन 3000 का है। तो वेतन के अंदर हम इसको क्या करते हैं, प्लस करेंगे। तो वेतन में हमने देखो जगह छोड़ के रखी होगी, वहाँ लिखेंगे प्लस अदत्त, यानी कि चुकाना बाकी है। अभी भी 3000 का वेतन चुकाना बाकी है। तो पहले था 7500,
और उसके अंदर हमने 3,000 और कर दिया। अब टोटल कितना चुकाना पड़ेगा? 10,500 का वेतन। ठीक है, तो ये हमारा एक असर हुई। दूसरी असर कहाँ होगी इसकी? जमा में। ये हमने कहा कि उधार में की है, प्लस एस लिए। अब इसकी दूसरी असर कहाँ होगी? दायित्व में। चुकाना बाकी यानी कि अदत्त। तो कोई भी ये हमारा दायित्व है, फ्यूचर में हमको चुकाना तो पड़ेगा, तो ये होगा अदत्त वेतन। कितना है? सॉरी 3,000 का है। हाँ समायोजन की असर ही हम यहाँ पर देंगे, एक्स्ट्रा नहीं। 3,000 का हमारा जो वेतन है वो हमने यहाँ लिखा है 3,000, बराबर। जो समायोजन में हो उतना ही असर यहाँ पे देते हैं। हमारे अभी सारे समायोजन कंप्लीट हो गए। अब एक एक करके हमको क्या करना है? अकाउंट को क्लोज करना है। सबसे पहले जो भी खाता हो उसको क्लोज करेंगे, जैसे कि व्यापार खाता होगा तो उसको। लेकिन इस सवाल में व्यापार खाता था नहीं, सिर्फ ये एक ही एंट्री दी थी जो कि हमारा सकल लाभ माना जाएगा। तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्टली सकल लाभ। कोई एंट्री नहीं, इस खाते को बनाना नहीं था, तो हमने यहाँ लिख दिया सकल लाभ 97,250। अब यहाँ से हम अकाउंट क्लोज करना शुरू करेंगे। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? टोटल करना पड़ेगा। तो पहले इस साइड का टोटल करके देखेंगे, उसमें से सबको माइनस करेंगे एक एक करके। तो इनका टोटल किया तो कितना आया? 1,06,50। 1,06,50। तो यहाँ लिखेंगे 1,06,50। उसमें से इस साइड को हमने माइनस किया, सबको एक एक करके माइनस करेंगे और जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारा शुद्ध लाभ होगा। तो हमारा डिफरेंस आ रहा है, अंतर की रकम आ रही है 68,750। तो ये जो अंतर आता है इसको हम क्या बोलेंगे? उधार की साइड में आए तो शुद्ध लाभ। क्या होगा यहाँ पर? हमारा शुद्ध लाभ। ये लाभानी खाते के अंदर जो अंतर आता है उसको हम क्या बोलते हैं? या तो शुद्ध लाभ, और इस साइड में आता तो शुद्ध हानि। तो हमारा ये क्या है? शुद्ध लाभ है। अब इसको हम कहाँ लेके जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते लेकर जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते ले गए। लाभ हानि वितरण खाता कहाँ है हमारा? इसके पीछे ही है। वहाँ पे हम लिखेंगे क्या? शुद्ध लाभ। क्या लिखेंगे? शुद्ध लाभ। क्या लिखेंगे? लाभ हानि खाते से लाए। कहाँ से लाए इसको हम उठाकर? तो लाभ हानि खाते से लाए। कितने ही लाए? 68,750। पीछे का अंतर हमारा कितना था? 68,750 का था, वो हमारा शुद्ध लाभ था। उसको हम यहाँ लेकर आए, टोटल करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 59,750 आ रहा है। देखो 59,750 जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्या है? वितरण पात्र लाभ है, डिवाइजिबल प्रॉफिट। वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ को साझेदारों के बीच उनके अनुपात में बांट दिया जाता है। अब कितना अनुपात दिया है? देखो 3:2। शुरुआत में ही लिखा था हमारा अनुपात, तो 3:2 में हम इसको बांट देंगे। ब्रह्मा और विष्णु। 35,850 हमारा ब्रह्मा का आएगा, और विष्णु का कितना है? 23,900। ठीक है, तो इतना करने के बाद में अब इसकी दूसरी असर हम कहाँ देंगे? लाभ को हम कहाँ लेके जाते हैं? ये लाभ को हम लेके जाते हैं पूंजी खाते के अंदर, तो वहाँ लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। क्या लिखेंगे? वितरण पात्र। हाँ के ना? तो देखो 35,850 हमारे यहाँ होगा, उसके बाद 23,900 है तो उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इस साइड का हम टोटल करेंगे पूंजी खाते का। देखो 1 बाई 1 हम टोटल करते आ रहे हैं, 1 बाई 1 ही टोटल करना हमेशा। 72,900 माइनस करेंगे उसमें से इस साइड का 5,000, तो हमारे पास बचेगा 67,900। उसके बाद में इस साइड का टोटल करेंगे तो 1,05,850। सॉरी हाँ 95,850। 95,850 में से 5 जाएगा तो 90,850।
ठीक है। तो 90,850 जो हमारे पास बचेगा उसको हम लिखेंगे शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। अब ये शेष हम कहाँ लिखते हैं? पूंजी खाता, पक्की तलपट में पूंजी खाता लिखकर यहाँ लिख देंगे पूंजी खाता या तो खाली पूंजी। क्या लिखेंगे? ब्रह्मा विष्णु। और विष्णु दोनों का यहाँ पर हमने जो भी ये पूंजी बची है, शेष बचा हमारे पास में 90,850 और दूसरा 67,900। 1,58,750। तो डिफरेंस जो आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे 1,58,750। इनका टोटल जो होता है वो यहाँ लिखा। अब हमको इस साइड का और इस साइड का, दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो हमारा सम पूरा हो जाएगा। नीचे हर एक टोटल के डबल लाइन करनी कंपलसरी है, ये भी ध्यान रखना है। 2,44,000 हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है। दोनों साइड का चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो ये हमारा ये सम कंप्लीट हो गया अभी।